Hello, welcome back to Poker Academy. Due to the connectivity problem, I will just upload it after some time. क्योंकि वो रिकॉर्ड कर लूँगा तो आपको मिल ही जाएगा, बट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण क्योंकि बारिश चल रही है तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही है. So let's start the first subject, that is the construction planning management, and the very first question is, which type of construction project can be termed as an infrastructure construction project? तो जिसे जनरली हम ब्रिज कंस्ट्रक्शन है या हाईवे है या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो उन्हें जनरली हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो देखिए, हाईवे, ब्रिज है, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है. तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1. आंसर इज डी. The next question is, which this is not a type of industry. The condition of not, याद रखिएगा, वो आपको एग्जाम में देखना है पूरा सेंटेंस. नॉट लिखा है, कौन सी कंडीशन है जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में हम काउंट नहीं करते. तो जनरली हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं करते. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका सी. Question number 3 is, which of these type of resources construction industry? तो जनरली कोई भी काम है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम है तो हमें सबसे पहले लेबर चाहिए, मनी चाहिए और उनके लिए मटेरियल चाहिए. तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है अपनी जगह पे. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका डी. Which of this is not a stakeholder of construction project? स्टेक होल्डर मतलब क्या है? उनका कुछ ना कुछ रिलेशन. तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जो भी ओनर होगा वो तो उनका पार्ट होगा ही. पब्लिक जो है, सपोज मैं अपना घर बना रहा हूं तो जो मेरा पड़ोस है या कोई भी और है उनके साथ इनका कोई भी रिश्ता नहीं होगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर तो होगा ही और उसका पार्ट और कॉन्ट्रैक्टर भी उसका पार्ट होगा. तो स्टेक होल्डर मतलब उनका पार्ट कौन हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ओनर. चलो लेट्स मुझे अपना ये घर बनाना है. लेट्स आई एम द ओनर ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो मुझे क्या नहीं करना है? याद रखिए यहाँ पूछा है नॉट अ ड्यूटी ऑफ ओनर टू प्रोवाइड नेसेसरी लैंड. चलो लैंड तो मुझे ही प्रोवाइड करनी होगी, साइड भी मुझे ही प्रोवाइड करनी होगी. टू प्रोवाइड नेसेसरी प्लान एंड ड्राइंग, तो मुझे क्या करना होगा? एक आर्किटेक्ट को असाइन करना होगा प्लान और ड्राइंग के लिए. तो ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है. सी ऑप्शन, टू एग्जीक्यूट वर्क एज पर द स्पेसिफिकेशन. ये जनरली काम होगा इंजीनियर का, कॉन्ट्रैक्टर का. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका सी, क्योंकि टू एग्जीक्यूट वर्क एज पर द स्पेसिफिकेशन वो काम होगा आपका इंजीनियर या तो कॉन्ट्रैक्टर का. और लास्ट जो है, टू अरेंज द फंड रिक्वायर्ड, तो फंड तो हमें ही देना होगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी. तो क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a phase of construction project? ब्रीफिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑल ऑफ द अबव. अब कंस्ट्रक्शन जो फेज है, ब्रीफिंग का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग मतलब लेट्स सपोज हम क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं एज ए इंजीनियर, तो दैट इज द ब्रीफिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट. डिजाइनिंग मतलब उनको किस तरह से आपको अप्लाई करना है. कंस्ट्रक्शन मतलब किस कंडीशंस में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव. ब्रीफिंग मतलब एक्सप्लेनेशन, डिजाइनिंग मतलब उनको किस तरह से करना है और कौन सा मटेरियल या वर्कमैनशिप चाहिए, दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका डी. The next is, estimate of the quantity is done in which phase of the construction project. तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनमें हम एस्टिमेट कब करते हैं? बिफोर द कंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन. तो याद रखिएगा बिफोर दी कंस्ट्रक्शन, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के बाद तो हम एस्टिमेट कभी नहीं करेंगे। ब्रीफिंग मैंने बताया आपको, जब हम बात करते हैं
कुछ डिस्कशन करते हैं अबाउट दी आवर प्रोजेक्ट, सो ब्रीफिंग इज नॉट दी टाइप ऑफ इन द फेज ऑफ द एस्टिमेट। डिजाइनिंग, तो हम किस तरह से इनको काम में अप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका एस्टिमेशन का फेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा डिजाइनिंग, दैट इज द सी ऑप्शन। टेंडरिंग एक्चुअली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द एस्टिमेशन। The next question is notice inviting tender is published in which phase of the construction project। तो यहाँ पहले ही लिखा है टेंडर। तो टेंडर की जब बात आती है, इनवाइटिंग टेंडर मतलब टेंडर जब खुलते हैं उनको क्या कहते हैं हम, टेंडरिंग फेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी। शेड्यूल फॉर ऑपरेशन, maintenance and repair of the building is prepared in which phase of the construction project। तो जब आप बात करते हो ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर की, तो वो बात होती है कमीशनिंग की। टेंडरिंग तो आपको पता है, डिजाइनिंग ऑलरेडी मैंने बताया, और कंस्ट्रक्शन जब आप नया बना रहे हैं तो आप बोलेंगे उनको कंस्ट्रक्शन। बट जब आप बात कर रहे हो ऑपरेशन की, मेंटेनेंस या रिपेयरिंग कंडीशन के लिए, तो उनका आंसर होगा द फेज ऑफ द कमीशनिंग। Question number 10, which of the following is an objective of construction management। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव कंप्लीटिंग द वर्क विद इन एस्टिमेट बजट एंड टाइम, मतलब जो भी आपको काम करना है वो विद इन टाइम होना चाहिए और विद इन दी बजट। तो यस, टू कंप्लीट द वर्क एज पर द स्पेसिफिकेशन, ये भी सही है। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप, ये भी सही है। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो जब बात करते हो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, याद रखिए कि यहां पूछा है आपको नोट। तो टेंडरिंग मैंने बोला आपको पहले भी कि टेंडरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टू मॉनिटर द वेरियस एक्टिविटीज एंड द प्रोग्रेस। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। The next part is select from the below principles of ideal organization। Select from the below principle of ideal organization। तो प्रिंसिपल पूछा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट। यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट का मतलब क्या होगा? किसी एक पर्सन को पर्टिकुलर टास्क दिया है, दैट इज द यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होगा आपका? every person have or say every task have some ideally condition। लेट सपोज हम बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव, एक कॉलेज की प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो सिविल डिपार्टमेंट एक अलग होगा आपका, मैकेनिकल अलग होगा। तो दैट इज द स्पान ऑफ द मैनेजमेंट। अगर वहां पे स्कूल या कोई भी चल रहा है, कॉलेज कॉमर्स कॉलेज है, तो वो भी एक डिफरेंट आपका पार्ट होगा। सेपरेशन होगा, मतलब सिविल का काम सिविल को ही करना है, मैकेनिकल का काम मैकेनिकल को करना है। मतलब यहाँ तो हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग का काम इंजीनियरिंग को करना है। और अब अगर वहां पे मेडिकल चल रहा है, मेडिकल कॉलेज है, तो वहां पे डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। The next is what is the signification of unity of command as principle of organization। यूनिटी ऑफ कमांड की बात क्या होती है? आपको किसको आंसर करना है? याद रखिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड की बात आती है तो आपको किसको आंसर करना है या किससे डिस्कशन करना है, वही आपका यूनिटी होगा। तो एम्प्लॉय शुड बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली,
वो तो एक बात हो गई कि आपको अपनी तरह से काम करना है। एम्प्लॉय शुड वर्क इन अ टीम यूनिटी, वो भी एक बात हो गई कि टीम यूनिटी में काम कर सकते हो। एम्प्लॉय शुड नो whom he have to answer, तो ये हो गया आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी। The next question is delegation of authority as the principle of organization means, डेलीगेशन का काम क्या होता है? डेलीगेशन का काम होता है जो आपको ड्यूटीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बतानी है। तो ये होगा आपका सही आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 का, ए इज द करेक्ट आंसर। तो समझ लेते हैं, टू अलोट द फंड्स एंड रिसोर्सेज, वो उनका काम नहीं है। डेलीगेशन मतलब क्या है? वो वन पार्ट ऑफ दी दैट फुल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इतना ही काम करते हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताते हैं। फंड कहाँ कितना अलॉट करना है, रिसोर्सेज करना है, रिसोर्सेज कहाँ यूज करने हैं, वो सब बात वो मैनेजमेंट खुद जो होगा वही डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका ए। The next question is by which pattern different structure of organization can be formed? पैटर्न डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी, नंबर ऑफ डिविजन्स और टाइप ऑफ द वर्क डन। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की तो मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी आपको काम में आता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आपको अथॉरिटी की है उस हिसाब से हम उनको कहते हैं द टाइप ऑफ organization structure. The next is following type of structure of organization. तो यहाँ देख लीजिए, जनरली 2 टाइप्स की होती है, लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली रिजिड टाइप की होती है और ये जनरली फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए एंड बी। Question number 18. Which of these is not an advantage of line organization? Which of these is not an advantage? याद रखिएगा, यहाँ पूछा है not advantage, मतलब indirectly it is a disadvantage. तो पहले ही पता है लाइन जो होगी वो कहीं ना कहीं रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका डी। अब क्या पूछा है? अब पूछा है आपको व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप एग्जीक्यूटिव आर ओवरलोडेड, यस, क्योंकि जो भी काम करेगा वो ऊपर से एक ऑर्डर आएगा, वही बाकी जो भी मेंबर्स है कंपनी के वो सब उनको फॉलो करेंगे। तो उन पर काम की जो एक कंडीशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। सिस्टम हैज नो प्रोविजन टू रिवार्डिंग गुड वर्कर्स, तो क्योंकि यहां जो भी काम होगा वो डायरेक्ट जो आपका मेन पार्टी होगी वो डायरेक्टली कांटेक्ट विद दिस मेन ओनर, सॉरी मेन मैनेजर और से मेन कोई भी एक बंदा होगा उनको ही डायरेक्टली इन्वॉल्व करेगी। तो उनको ये पता नहीं होगा कि XYZ पर्सन ने कितना काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन कम्युनिकेशन, पहले ही बताया कम्युनिकेशन कम होगी क्योंकि ये पार्टी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करेगी ये अपने चीफ ऑफिसर से, बाकी सब जो है वो अपनी तरह से काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज अंडरटेकिंग हेवी प्रोजेक्ट और की मैन नीड्स एक्सपर्ट एडवाइस। पहली बात तो ये समझ लीजिए की मैन नीड्स एक्सपर्ट एडवाइस मतलब कहीं ना कहीं लेट सपोज कोई ऐसा काम है कि जो रेगुलर काम नहीं है, मतलब उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, तो वहां पे हम बोलेंगे उनको की मैन नीड्स एक्सपर्ट एडवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका डी। तो ये 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। पहले ये 20 देख लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट 20 का रिकॉर्डिंग कर लेता हूं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप
वहां पे कमेंट कर दीजिए, मैं आज ही उनका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।